वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी मेंटोर सजल रियाज। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं न्यूक्लियस का टॉपिक। बेसिकली न्यूक्लियस है क्या, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये हमारा सेल बायोलॉजी की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर तो आप लोगों ने देख लिया होगा, वो बेसिकली सेल बायोलॉजी के मेन टॉपिक के बारे में था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। न्यूक्लियस बेसिकली है क्या? न्यूक्लियस को कहा जाता है कि ब्रेन ऑफ सेल है। ब्रेन ऑफ सेल वो कैसे? आपके सामने जो स्लाइड शो हो रही है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। द न्यूक्लियस इज़ यूजुअली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली इन द यूकैरियोटिक सेल व्यूड विद आ लाइट माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस बेसिकली एक मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली है जो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है और इसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। द न्यूक्लियस में प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल इन विच इट अकर्स। न्यूक्लियस बेसिकली जिस सेल में प्रेजेंट होता है उस सेल के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है। इस वजह से इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद प्रेजेंस, एब्सेंस और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बात करें। मोस्ट सेल्स ओनली कंटेन वन न्यूक्लियस। मोस्ट ऑफ द सेल्स हमारी बॉडी में जो हैं वो सिर्फ एक न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। सो द लोकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ न्यूक्लियाई आइडेंटिफाई द लोकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सेल्स इन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। आ फ्यू सेल्स, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, स्केलेटन मसल सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट्स नॉर्मली कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स के सेल जो कि स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये सेल्स मल्टीपल न्यूक्लियाई पर क्यों मुश्तमिल होते हैं, आइए देख लेते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में ओरिजिनेट ईदर फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल्स। यहाँ तो जो मोनोन्यूक्लियर सेल जो एक सेल होता है न्यूक्लियाई का, उसके फ्यूजन से ये मिलकर बनते हैं, या फिर इनकम्प्लीट डिवीजन जो है, इनकम्प्लीट डिवीजन का प्रोसेस वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल के बनने की वजह बनती है। ठीक है। Mature mammalian red blood cells lack a nucleus altogether. पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बात कर लें। द न्यूक्लियाई इज़ यूजुअली सेंट्रली लोकेटेड इन अ सेल। न्यूक्लियस जो है बेसिकली सेल के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट होता है। लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस एट वन एंड ऑफ ए सेल इंडिकेट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनेल्स, secretory granules, mitochondria etc. at the other end of the nucleus. न्यूक्लियस बेसिकली सेल के बिल्कुल दरमियान में मुश्तमिल होता है। उसके बाद शेप, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें कि बेसिकली इसकी शेप कैसी है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। द न्यूक्लियस इज़ यूजुअली स्फेरिकल। न्यूक्लियस जो है वो स्फेरिकल होता है। एक्सट्रीम सेल शेप्स में कंस्ट्रक्ट द न्यूक्लियस इन द सेम डायरेक्शन दैट द न्यूक्लियस इज कंस्ट्रक्टेड गिवन आ क्लियर हिंट ऑफ सेल शेप। न्यूक्लियस बेसिकली सेल की शेप को का एक हिंट दे रहा होता है कि उसकी शेप कैसी है। आ फ्यू सेल्स सच एज ग्रेन्यूलोसाइट्स जो हैं ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो ऐसे सेल्स हैं जिसका हैव कम्प्लेक्स न्यूक्लियर शेप, जिसकी न्यूक्लियर शेप्स काफ़ी कम्प्लेक्स होती हैं, विच आर नॉट रिलेटेड टू सेल शेप but the nuclear morphology of these cells is one of the major ways of recognizing them. जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो उसके रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करते हैं। आपके पास ऑस्टियोक्लास्ट्स की डायग्राम भी शो हो रही होगी स्लाइड्स पे। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियस स्टेनिंग के बारे में। बेसिकली न्यूक्लियस स्टेनिंग है क्या? तो न्यूक्लियस स्टेनिंग फॉर लाइट माइक्रोस्कोप। The staining intensity of the nucleus usually reflects the state of activity of the cell. In general, cells with larger proportions of potentially transcriptionally active DNA will have larger and lighter staining nuclei. White cells with little or no potentially transcriptionally active DNA will have smaller and darker staining nuclei. Basically, nucleus staining है क्या? इट इज़ अ टेक्निक। ये कैसी टेक्निक है जो कि बायोलॉजी या हिस्टोलॉजी में यूज़ की जाती है टू विजुअलाइज सेल न्यूक्लियाई। सेल के न्यूक्लियाई को देखने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग डाइज
or stains that bind to DNA or proteins in the nucleus, making it visible under microscope. बेसिकली कुछ डाइस का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ प्रोटीन्स का, स्टोन प्रोटीन्स है जैसे कि, इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो न्यूक्लियस के अंदर की ऑर्गेनेल्स हैं उनको अच्छे से देखा जा सके, उनको विजिबल बनाया जा सके। अब वो डाई कौन कौन से हैं, स्टेन्स कौन कौन से हैं? दो स्टेन्स की बात करते हैं। पहला है हेमेटोजाइलिन, जो कि कलर देता है ब्लू या पर्पल कलर, जैसे कि पिछले डायग्राम में आपको शो हो रहा है। उसके बाद एक जो है स्टेन है DAPI, जो कि फ्लोरेसेंट ब्लू कलर देता है, ब्लू कलर देता है इसका मतलब है। उसके बाद हम लोग बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप की। न्यूक्लियर स्टेनिंग तो आपको समझ आ गई होगी। न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करें तो ये बेसिकली क्या है? इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग पे प्रेजेंट होता है इन यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के बाहर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। इसका फंक्शन अगर देखें, ये जो है इट रेगुलेट्स मॉलिक्यूल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस विया न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए जो मॉलिक्यूल सेल के बाहर हैं उनकी मूवमेंट अंदर की तरफ, जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट बाहर की तरफ करने में हेल्प करता है न्यूक्लियर इन्वेलप थ्रू न्यूक्लियर पोर की मदद से। सेकंड फंक्शन है इट मेंटेन्स न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है मेंटेन करने में। थर्ड अगर इसका फंक्शन देख लें, इट सेपरेट्स न्यूक्लियर प्रोसेसेस लाइक ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये बेसिकली साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को न्यूक्लियर प्रोसेसेस से सेपरेट करता है। द न्यूक्लियस, आपके पास जो स्लाइड शो हो रही है उसके ऊपर से देख लें। द न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस जो है बेसिकली सराउंडेड होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से, विच कंटेन्स न्यूक्लियर पोर्स, जिसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर पोर्स का। डेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ मटीरियल्स, जो कि फ्लो ऑफ मटेरियल, एक बहाव को कंट्रोल करता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियर पोर्स के ज़रिए होता है। और इन जो है उसके बाद बात करें, न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन्स। बेसिकली न्यूक्लियर इन्वेलप जो है 2 कॉन्सेंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। दैट आर सेपरेटेड बाय आ नैरो 25 to 70 नैनोमीटर स्पेस, जो कि एक पतली सी 25 to 70 नैनोमीटर स्पेस से सेपरेट किया जाता है। और आउटर मेम्ब्रेन इज ऑफन स्टडेड विद राइबोसोम एंड मे बी कॉन्टिन्यूस विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और आगे न्यूक्लियर लेमिनाए की बात करें, लेमिना जिसको हम लोग बोलते हैं, बेसिकली ये क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लाइनिंग, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन से? लेमाइंस प्रोटीन्स होते हैं जो कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एक लाइन से बना रहे होते हैं, लाइनिंग से बना रहे होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर लेमिनाई। बेसिकली जो न्यूक्लियस की बाहर वाली इनर वाली मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं लेमाइंस। इसके नेटवर्क को कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। सेकेंड फंक्शन इसका देख ले, इट एनकर्स न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। थर्ड फंक्शन है इट रेगुलेट्स क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। ये बेसिकली रेगुलेट करता है क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन को, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। ऑन दी साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन के साइड पे द न्यूक्लियर लेमिना इज प्रेजेंट। न्यूक्लियर लेमिना प्रेजेंट होता है। दी न्यूक्लियर लेमिना इज फिब्रस शेथ। ये एक फिब्रस शेथ होती है, कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। बेसिकली इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बना होता है, जिनको कहते हैं लेमाइंस। ये एक स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं डेट प्रोवाइड द न्यूक्लियस विद मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि न्यूक्लियस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। चेंजेस इन लेमाइंस, अगर लेमाइंस चेंज हो जाएं तो ये एक डिजीज़ काज करता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोगेरिया। प्रोगेरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि लेमाइंस जो न्यूक्लियर लेमिना है इसके चेंजिंग
अगर हो जाए, इसके अंदर कोई चेंजिंग हो, तो उसके फॉर्म में, एक डिज़ीज़ के फॉर्म में ये मतलब आपके सामने आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोगेरिया। उसके बाद हम लोग बात करें न्यूक्लियर पोर्स की। एट इंटरवल्स सर्कुलर न्यूक्लियर पोर्स interrupt the nuclear envelope. Material pass through these pores in a manner that is strictly controlled by proteins of the nuclear pore complex. In this way, protein synthesis is restricted to the cytoplasm, permitting the nucleus to the processes and refine messenger ribonucleic acids without risking their translation into protein during processing. Nuclear pores basically क्या है? न्यूक्लियर पोर्स जो हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं जो कि न्यूक्लियस की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द चैनल्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप की चैनल्स हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप में प्रेजेंट होते हैं। डेट अलाउ मॉलिक्यूल्स, जो कि मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं टू मूव बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान से मूवमेंट जो है उसको अलाउ करते हैं। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है बेसिकली? क्रोमेटिन इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए। ये कम्प्लेक्स है जो कि डीएनए, प्रोटीन और आरएनए का बना हुआ है। डेट मेक्स अप न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस को बनाता है। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ डीएनए, जो कि जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है। इसमें हिस्टोन्स, जो कि प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कि हैं एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीन्स विद आर रेगुलेटरी रोल। The stones are involved in chromatin packing. जो stones प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्रोमेटिन की पैकिंग में हेल्प करते हैं। बेसिकली ये एक धागेदार स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन क्रोमेटिन पैकिंग। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं वो भी इसकी क्रोमेटिन की पैकिंग में मदद करते हैं। एंड आल्सो फॉर द प्रोटेक्शन और डेट पार्टिसिपेट इन रेगुलेशन ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। बेसिकली ये डीएनए डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और उसकी रिपेयर करने में उसको मदद करता है। टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। इनके बारे में अगर बात करें, क्रोमेटिन एग्जिस्ट्स इन 2 स्टेट्स। जो क्रोमेटिन है वो 2 स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं, विच डिफर इन द डिग्री ऑफ पैकिंग ऑफ डीएनए। ये बेसिकली डिफरेंट, एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट है वो उसकी पैकिंग के लिहाज से। एंड हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। बात करें इनके बारे में, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। बेसिकली यूक्रोमेटिन इज डिस्पर्स्ड और फुली एक्सटेंडेड क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज कंडेंस्ड और कॉइल्ड क्रोमेटिन। बेसिकली यूक्रोमेटिन जो है ये कहते हैं इसको एक्टिव जीन्स की एक फॉर्म है। ये ऑन फॉर्म होती है, इसके अंदर जो है जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ऑफ फॉर्म होती है, वो एक इनएक्टिव या साइलेंस्ड जीन्स की फॉर्म होती है, जिसमें तमाम जीन्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यूक्रोमेटिन में जो डीएनए है वो टाइटली पैक नहीं होता, वो असेसिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के लिए, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए जो है वो टाइटली पैक होता है और लेस असेसिबल होता है। अपीयर्स अनस्टेन्ड इन रूटीन light microscope preparations and usually appears as scattered fine dark dots in routine TEM preparation. Basically ये एक separated form में, scattered form में, dark dots की form में present होता है। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन appears strongly basophilic in routine light microscope preparation and is darkly stained in routine TEM preparations. यूक्रोमेटिन के थर्ड पॉइंट पे आए, it consists of chromatin that is potentially ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। इसमें जो क्रोमेटिन है वो एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, पोटेंशियली इन्वॉल्व इन mRNA, RNA एंड tRNA सिंथेसिस में मदद करता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन मैंने आपको शुरू में बता दिया ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। इसके बाद जो है फंक्शनल कोरिलेशन के बारे में बात करें यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की, तो उसमें भी यही आ जाता है कि यूक्रोमेटिन जो है वो ऑन फॉर्म है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो ऑफ फॉर्म है। यूक्रोमेटिन एक्टिव जीन्स के, हेट्रोक्रोमेटिन में जीन्स इनएक्टिव होते हैं, साइलेंस्ड होते हैं। यूक्रोमेटिन में डीएनए असेसिबल टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए जो है वो टाइटली पैक्ड होता है और लेस असेसिबल होता है।
द बैलेंस्ड बिटवीन यूक्रोमेटिन लूज एंड हेट्रोक्रोमेटिन डेंस इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ सेल्स ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। ये बेसिकली सेल्स की ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को शो करता है। बाय ऑब्जर्विंग दीज प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद वन कैन डिटरमाइन हाउ मच ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज़ करंटली बीइंग रीड टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। बेसिकली ये प्रेजेंट करता है कि कितना जेनेटिक मटेरियल है वो रीड हो चुका है प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में। स्टेनिंग पैटर्न्स के बारे में बात करें, स्टेनिंग पैटर्न जब हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसके कुछ पैटर्न्स शो हो रहे होते हैं, स्टेनिंग पैटर्न्स। उनके बारे में बात करें, क्रोमेटिन डेंसिटी डिक्टेट्स हाउ अ न्यूक्लियस रिएक्ट्स टू डाइज। बेसिकली जब हम लोग डाइज डालते हैं न्यूक्लियस के मटेरियल्स के ऊपर तो वो कैसा रिएक्ट करता है। इन मोस्ट सेल्स अ मिक्स ऑफ बोथ टाइप्स एग्जिस्ट क्रिएटिंग अ साल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। कुछ जो पार्ट्स हैं वो डार्क पैटर्न शो करते हैं जबकि कुछ पार्ट्स जो हैं वो लाइट पैटर्न शो करते हैं। इन लाइट माइक्रोस्कोपी, जब लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, स्टेनिंग पैटर्न refers to how different parts of cell or tissues take up stains। कैसे डिफरेंट पार्ट्स जो हैं सेल्स के वो स्टेन्स को लेते हैं, हेल्पिंग विजुलाइज स्ट्रक्चर्स, ताकि हम उनको देख सकें। कॉमन पैटर्न्स के बारे में बात करें तो दो तरह के पैटर्न्स आते हैं, एक बेसोफिलिक होते हैं, एक इसिनोफिलिक होते हैं। बेसोफिलिक में क्या होता है, स्ट्रक्चर स्टेन विद बेसिक डाइज। इसको में बेसिक डाइज यूज़ होते हैं जिन डाइज को कहते हैं हेमेटोजाइलिन। और इओसिनोफिलिक में क्या होता है, इसमें एसिडिक डाइज यूज़ होते हैं जिनको कहते हैं इओसिन। ये साइटोप्लाज्म के लिए होता है। और जो बेसोफिलिक होता है ये न्यूक्लियस के लिए होता है। बेसोफिलिक एरियाज डार्कर स्पॉट्स शो करते हैं रिप्रेजेंटिंग डेंस हेट्रोक्रोमेटिन, जबकि लाइट एरियाज पैलर रीजन्स रिप्रेजेंटिंग ओपन यूक्रोमेटिन। लाइट एरियाज जो है वो यूक्रोमेटिन को शो करता है जबकि डेंस एरिया जो है वो हेट्रोक्रोमेटिन को शो करता है। हाई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये हाई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी एंड ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिविटी, इसमें अब क्या फ़र्क है भाई। हाई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जो होती है बेसिकली यूक्रोमेटिन के बारे में बात कर रहे हैं हम, और जो ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिविटी है ये इसमें हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेम वही चीज़ आ जाती है कि हम इन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। हायर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी में जो जीन्स हैं वो बेसिकली एक्टिव होते हैं और वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि आरएनए बन रहे होते हैं एक्टिवली। जीन्स जो हैं वो ऑन होते हैं और क्रोमेटिन जो है वो ओपन फॉर्म में मौजूद होता है। किस स्टेट में, हाई ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी के स्टेट में। जबकि ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिविटी की फॉर्म में जीन्स जो हैं वो ऑफ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, मतलब कि आरएनए बनने का अमल नहीं हो रहा होता। और जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद होता है, वो ओपन फॉर्म में मौजूद नहीं होता, जिसको कहते हैं हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन। व्हेन अ न्यूक्लियस इज़ हाईली एक्टिव, जब न्यूक्लियस एक हाईली एक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है, डीएनए मस्ट बी अनकॉइल्ड। डीएनए जो है वो अनकॉइल्ड होता है टू अलाउ एंजाइम्स एक्सेस टू द जीन्स, अलाउ बिकॉज दिस मटेरियल इज स्प्रेड थिन, इट lacks the density to pick up significant stain. Consequently, the nuclei of very active cells appear pale and nearly unstained under light microscopy. ये भी मैंने आपको वैसे पढ़ के एक दफ़ा डिफरेंस बता दिया है, एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिविटी हेट्रोक्रोमेटिन इन सेल्स that are dormant are specialized to the point of not needing frequent gene expression. The DNA is tightly packed. हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए जो है वो टाइटली पैक होता है। दिस हाई डेंसिटी काजेज द न्यूक्लियस टू अपीयर इंटेंसली बेसोफिलिक। बेसोफिलिक में क्या होता है कि न्यूक्लियस उसका कलर जो है वो डार्क पर्पल या ब्लू कलर का होता है, बिकॉज द कंसनट्रेटेड डीएनए एब्जॉर्ब्स मोर डाई, वो मोर डाई को एब्जॉर्ब करता है। टोटल हेट्रोक्रोमेटाइजेशन या सेल विएबिलिटी के बारे में बात करें, इट रेफर्स टू द स्टेट, ये कैसी स्टेट है वेयर मोस्ट और ऑल ऑफ द हेट्रोक्रोमेटिन इन ए सेल बिकम्स कंडेंस्ड। ये बेसिकली एक ऐसी स्टेट है जिसमें पूरा हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पे उसका कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा
कंडेंस्ड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शनली वो इनएक्टिव होता है, मतलब कि हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म होती है। और ये कब होता है? जबकि साइलेंस जीन एक्सप्रेशन जो होता है बिल्कुल साइलेंस्ड होता है, या फिर बी सीन इन सर्टेन सेल स्टेट्स। कुछ ऐसी सेल स्टेट्स आती हैं जब जो है सेल बिल्कुल या तो डिवाइड करना बिल्कुल रोक देता है या कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फंक्शन शो करना शुरू कर देता है, जैसा कि बी सीन इन सर्टेन सेल स्टेट्स, फॉर एग्जांपल सीनेसेंस और डिफरेंशिएशन। इसके बाद इधर हम लोग स्लाइड से डिस्कस करें। द कन्वर्जन ऑफ एन एंटायर न्यूक्लियस इनटू हेट्रोक्रोमेटिन, a process often called pycnosis, is a red flag in histology. It typically indicates that nuclear activity has ceased irreversibly. Once the nucleus stops functioning, the cell is generally considered to be in its stages of life. कभी कभार ऐसा होता है कि सेल जो है या तो बिल्कुल स्टॉप कर देता है डिवाइड करना, लेकिन वो मरता नहीं है, बिल्कुल अपना काम छोड़ नहीं देता। जैसे कि सेल को हम लोग कहेंगे कि वो सेल उस टाइम पे रिटायरमेंट की स्टेट में आ गया, वो बिल्कुल रिटायरमेंट, ना वो मरता है ना वो काम करता है। इट हैपन्स ड्यू टू डीएनए डैमेज हो जाता है, या फिर ज़्यादा स्ट्रेसअप हो जाता है बॉडी, या फिर टेलोमियर जो होते हैं क्रोमोसोम के वो शॉर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सीनेसेंस। ये स्टेट को कहते हैं सीनेसेंस। जबकि एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। इट इज़ व्हेन सेल बिकम स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लाइक स्टेम सेल्स टर्निंग इनटू नर्व और मसल सेल्स। स्टेम सेल्स जो हैं वो नर्व या मसल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रोमेटिन चेंज, जीन एक्सप्रेशन जो हैं वो शिफ्ट्स हो जाते हैं। इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।